आखिर न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम, मृत्युंजय तिवारी भाजपा में हुए शामिल। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर हुई तेज। छात्रों के आंदोलन और प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की सभी छुट्टियां रद्द, 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश। विधानसभा के आखिरी दिन भी विपक्ष का हुआ हंगामा और भाई वीरेंद्र ने कहा बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया जगत में आरजेडी का सबसे प्रमुख चेहरा रहे मृत्युंजय तिवारी ने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। शुक्रवार को राजधानी पटना में एक अहम कार्यक्रम के दौरान बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी, पूर्व मंत्री मंगल पांडे और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मृत्युंजय तिवारी ने आधिकारिक तौर पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि हाल ही में मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देते वक्त उन्होंने पार्टी के भीतर अपनी उपेक्षा, अपमान और शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होने का तीखा आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि साल 2014 में जब पार्टी बेहद कठिन दौर से गुजर रही थी, तब पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। तिवारी का कहना है कि उन्होंने हमेशा पूरी निष्ठा के साथ पार्टी की विचारधारा को जनता के बीच रखा। उन्होंने यह भी दावा किया कि साल 2022 में जब आरजेडी के कई विधायक अलग हो गए थे, तब पूरा संगठन एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा था। तब भी उन्होंने पूरी मजबूती से पार्टी का पक्ष संभाला था। लेकिन उनका यह भी कहना है कि पिछले 7-8 महीनों से उनके साथ लगातार उपेक्षापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा था, जिससे आहत होकर उन्हें यह बड़ा कदम उठाना पड़ा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी में शामिल होना बिहार की सियासत में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। इससे आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर भी गहरा असर पड़ सकता है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी में शामिल होने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने अपनी इस नई राजनीतिक यात्रा और आरजेडी पर क्या कुछ कहा। माननीय अध्यक्ष आदरणीय संजय सरावगी जी का, बिहार प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी का, सबका हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आपने जो सम्मान दिया है, इस सम्मान की रक्षा हमारे शरीर का एक एक खून का एक कतरा भी हमारे शरीर में रहेगा, तो हम भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। हमारा पूरा राजनीतिक जीवन हमारा खुला किताब रहा है। सब लोग पूर्व से भी, चाहे हम किसी दल में रहे, लेकिन सभी जो सम्मानित हमारे भाई बैठे हुए हैं, इनसे हमारा परिचय रहा है। लेकिन हम जिस निष्ठा के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस समर्पण भाव से, जिस राष्ट्रीय जनता दल में हमने सेवा दिया, जो सम्मान की रक्षा अगर कोई हमारा नेता का नहीं कर सका, तो हमारे कैसा। इसलिए हमने फैसला लिया कि हम राष्ट्रीय जनता दल, जिसके पास न कोई नीति है, न कोई नियत है, न कोई नेतृत्व है, पार्टी दिशाहीन है, पार्टी समाप्ति की कगार पर है। अब हमने भारतीय जनता पार्टी इस दल में अपना नई पारी की शुरुआत की है। हम समझते हैं कि इस राज्य को समृद्ध बिहार बनाने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने लिया है, और समृद्ध भारत बनाने का, विकसित भारत बनाने का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, वो पूरा हो रहा है। आज जन जन में जिस तरह से, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, कुछ लोग जिस तरह भड़का रहे थे छात्रों को, नौजवानों को, आज सभी लोगों ने देख लिया उनका असली चेहरा विपक्ष का, कांग्रेस का और सभी दलों के विपक्षी नेताओं का, कि किस तरह से वो छात्रों के भविष्य के साथ
छात्रों के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे थे। आज देश बढ़ रहा है, पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। इस बात का फख्र और गर्व है हमें कि हम उस पार्टी में आज शामिल हुए हैं जो देश के विकास के लिए सोचता है, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लिए सोच रहा है। बिहार आगे बढ़ रहा है, समृद्ध का संकल्प बिहार सरकार ने, एनडीए की सरकार ने लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज इतना ही कहेंगे कि अब राष्ट्रीय जनता दल जिस दलदल में जा चुका है वहां से निकलना नामुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी में ही जिएंगे, मरेंगे, इसी संकल्प के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासत का पारा चढ़ चुका है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पटना में एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी और जनसुराज पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि यह उपचुनाव महज एक सीट का मुकाबला नहीं है, बल्कि बिहार के विकास और सुशासन के मॉडल की असली परीक्षा है। नीरज कुमार ने एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा की तारीफ करते हुए उन्हें एक निष्कलंक और जमीनी कार्यकर्ता बताया, जिनकी कुल घोषित संपत्ति करीब 22,62,000 रुपए है और जिन पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इसके उलट उन्होंने आरजेडी और जनसुराज के उम्मीदवारों की संपत्ति पर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी उम्मीदवार की संपत्ति लगभग 9,86,00,000 रुपए है, जबकि जनसुराज के उम्मीदवार की संपत्ति 198 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जेडीयू नेता ने विपक्षी दलों से इन संपत्तियों के स्रोत, फंडिंग और बैंक लोन का पूरा ब्यौरा जनता के सामने रखने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्ष को खुली चुनौती देते हुए यहां तक कह दिया कि अगर उनके लिए आंकड़े गलत साबित होते हैं तो आरजेडी और जनसुराज उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करे। बहरहाल उपचुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही बयानों के तीर चलने शुरू हो गए हैं और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि जेडीयू के इन तीखे हमलों पर आरजेडी और जनसुराज का क्या पलटवार होता है। आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेडीयू नेता नीरज कुमार ने और क्या कुछ कहा। बांकीपुर उपचुनाव प्रस्तावित है। एनडीए के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी समा बना हुआ है। एनडीए के घटक दल के नेतागण, कार्यकर्तागण अपने उपलब्धियों के बदौलत, अपने नीतियों की बुनियाद पर, सकारात्मक राजनीति के एजेंडे पर हम जनता की अदालत में वोट मांग रहे हैं और वोट मांगने की पात्रता हमारी है। पात्रता इस रूप में है कि हमारा उम्मीदवार का नाम है नीरज कुमार और नीरज का अर्थ कमल और कमल भाजपा का निशान। कैसा समानार्थी है। और मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि एनडीए का उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वह सबसे करीब उम्मीदवार है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता की जो पूंजी होती है समाज में आत्मबल, कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना और एक राजनीतिक कार्यकर्ता को सम्मान मिला है। और ये पूरे तौर पर जब आप देखेंगे तो नीरज कुमार सिन्हा जो उम्मीदवार हैं, इनकी कुल संपत्ति चल अचल सब मिलाकर के 22,62,000। एक मुकदमा नहीं, लंदफन देवानंद नहीं, ये तो लंदफन देवानंद वाला आजकल ज्यादा घूमता है। एक मुकदमा नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता की इससे बड़ी अग्नि परीक्षा कुछ भी नहीं होती। एक मुकदमा नहीं और अचल संपत्ति 8 लाख रुपया का, चल संपत्ति 12,28,554 रुपया का। और ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता विगत 15-16 वर्षों से 20 वर्षों से राजनीतिक कार्यकर्ता है, लेकिन संपत्ति की वृद्धि नहीं,
मुकदमे का भार नहीं, जनता की उम्मीदों का भार नीरज कुमार सिन्हा पर है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, जिनके नेता है तेजस्वी यादव, पिछड़ा वर्ग की महिला रेखा गुप्ता चुनाव लड़ रही है। कोई भी राष्ट्रीय जनता दल के लालू परिवार का सदस्य या जहमत नहीं उठाया कि उनके नामांकन में जाए। क्या गुनाह है रेखा गुप्ता का, बताइए। ऑनलाइन संबोधन नहीं कर रहे तेजस्वी यादव, आखिर कारण क्या है? जबकि 9,89,60,000 का उम्मीदवार, 9 करोड़ कहा 22,62,000 और 9,89,60,000 का उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल का और एक आपराधिक मामला। हमारे उम्मीदवार पर एक भी मुकदमा नहीं। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जनता की सेवा करने का व्रत, इसीलिए हमारी पार्टी ने समर्थन किया कि एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है तो हम दिलो जान से, हमारी पार्टी ने यह स्वीकार किया कि इस उम्मीदवार का जिताना हमारे लिए राजनीतिक गठबंधन का ही धर्म नहीं है, बल्कि माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी जो कार्यकर्ता की बुनियाद पर चलता है, जहां बबलू मंडल जैसे लोग सपना में नहीं सोच सकते थे कि हम विधायक खगड़िया हो जाए। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में संभावित छात्र आंदोलन और विधि व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने बेहद सख्त कदम उठाया है। अगले आदेश तक सूबे के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां पूरी तरह से रद्द कर दी गई है और केवल विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश की अनुमति मिलेगी। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी निर्देश में सभी क्षेत्रीय आईजी, डीआईजी और एसपी को पूरी तरह सतर्क रहने को कहा गया है। संवेदनशील इलाकों और प्रमुख चौक चौराहों पर लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर तुरंत और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। जिलों में दंगा नियंत्रण वाहन और वाटर कैनन जैसे तमाम संसाधनों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। इसी बीच इस पूरे घटनाक्रम और पुलिस के कड़े रुख पर विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामलों पर विधायकों का क्या कहना है। उनको कोई मतलब ही नहीं है भाई, सदन से न मतलब है, न बिहार के जनता से मतलब है, न उनको किसी विकास से मतलब है, इसलिए सदन नहीं पहुंचे हैं। वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। सर, जहानाबाद में छात्रों पर गोलियां चली सर, सबका हिसाब होगा। प्रोटेस्ट जिन्होंने किया उस पे एफआईआर कम और जिन्होंने दंगा करने की कोशिश की उन पे एफआईआर ज्यादा, है ना। प्रोटेस्ट कोई भी होता है, उसका तरीका होता है। बहुत सारे हमारे कोलीग्स कहेंगे जो एमएलएज थे, उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार भी हुआ, पुलिस के ऊपर चाकू भी चला, और ये सब शायद प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं हो सकता है। प्रोटेस्ट अगर कोई करता है उसका स्वागत है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का तरीका होना चाहिए। लोकतंत्र में हर एक चीज़ का तरीका है।
चाकू चलाना, किसी का गाड़ी तोड़ देना, किसी के साथ गुंडागर्दी करना, अगर कोई ऐसा करेगा और वो चिन्हित होगा तो उसके ऊपर FIR होगा। गोलियां चली सर, कल छात्रों पर गोलियां चली। देखिए उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उसके ऊपर कुछ बोलेंगे, है ना। अभी उसकी जानकारी हमें तो नहीं है। तेजस्वी यादव गायब हैं, वही तो हम कह रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने मुझसे पहले भी पूछा था कि एक ऑपोजिशन का काम होता है कि क्या कहते हैं, ऑपोजिशन के लीडर का काम होता है कि जनता ने आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है वो, तो उसमें अगर आप अपनी बातों को नहीं रखिएगा तो ये सदन जो है दोनों के बात से चलता है ना। मतलब जो पक्ष के लोग हैं वो अपनी बात रखते हैं, जो विपक्ष के लोग हैं अपनी बात रखते हैं, तब जाकर के एक अच्छे तरीके से सदन चल सकता है। पिछले सत्र में भी हम लोगों ने देखा कि उनकी वो गायब रहे, इस सत्र में भी हम लोग देख रहे हैं कि उनकी अनुपस्थिति है, तो ये तो उचित बात नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार लोगों का है और छात्रों के भावनाओं से हम सब लोग उनके साथ हैं, क्योंकि हम उनके इमोशन को समझ पा रहे हैं। छात्र अपनी आवाज़ बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन बुरा इस बात का लग रहा है कि छात्रों के आड़ में, क्योंकि छात्र जो अपनी समस्याओं को लेकर अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखना चाह रहे हैं, आज उनके ही बातों को, आवाज़ों को दबाने की कोशिश चंद लोग कर रहे हैं और उनके ही भीड़ में कुछ लोग असामाजिक तत्वों के लोग घुसकर और उसको वायलेंट रूप दे रहे हैं ताकि छात्रों की आवाज़ को दब जाए और उनका पॉलिटिकल जो उनका प्रोपेगेंडा है उस चीज़ को वो उजागर करना। ये बताइए, अंतिम दिन है, तेजस्वी यादव आज भी नहीं आए हैं। थोड़ा बड़ा चिंता है वो तेजस्वी यादव का। हाय मर्दे, जब तेजस्वी यादव नहीं है तो हम लोग ये हाल कर दिए, और तेजस्वी जी आएंगे तो बात दिखाई पड़ेगा। नहीं, वो रहम कर रहे हैं, वो भाजपा वाला पे सब पे रहम कर रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे। वो आएंगे, आ जाएंगे, हम लोग सभा। प्रधानमंत्री ने कहा कठोर कानून बनाएंगे, सोनम कानून में बनाएगा वो आदमी, वो खाली सब कानून बना रहा है जीतने के लिए। ओकर बात पे कोई सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा है। सीएजी की रिपोर्ट तो अब उसके सीएजी के खिलाफ में भी निकलना पड़ेगा, ओकर कोई फायदा नहीं सीएजी। हाँ, मैंने सुना है आदरणीय रामकृपाल यादव जी ने मुझे गुंडों का सरदार कहा है। मैं बड़े आदर से उनको कहना चाहता हूं कि जब तक आप लालू जी के साथ में थे, आपके शब्दों में संस्कार झलकता था, लेकिन आज अब जब भाजपा के साथ चले गए तो संस्कार लगता है कि आपके शब्दों में छोड़ दिया है साथ। लेकिन आप अगर मुझे गुंडों के सरदार कहते हैं और पान समाज का बेटा अगर गुंडों का सरदार हो सकता है, तो मैं कहता हूं गर्व से कि मैं गुंडों का सरदार हूं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये सहरसा में गुंडागर्दी करके जीता है। वहाँ प्रधानमंत्री गए थे, वहाँ पे योगी जी गए थे, स्मृति ईरानी गए थे, पूरा ताकत लगाया था, और उसके बावजूद भी अगर जीत गया मैं गुंडागर्दी करके, तो मैं गुंडागर्दी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बाहर देख लेंगे, भीतर तो नहीं देख पाया वो लोग। दूर पर हम अकेले भारी थे। अब बाहर में तो हमारा 80 लाख पान समाज है, 14% 26% यादव है, 18% मुसलमान है, अति पिछड़ा है। एक बलवे अगर नोचने लगेगा तो कम पड़ जाएगा उन लोगों को। प्रधानमंत्री ने अपील किया है, कल वीडियो जारी किया। हाँ, बड़ा देर से अपील किया प्रधानमंत्री ने वीडियो जारी करके। जब देख लिया कि जेनजी करेजबा पे चढ़ने लग गया तो अपील कर रहे हैं। उनका बात का कोई भरोसा है? वो आदमी कमिटमेंट करता फिर ऐसा भूलता है। अरे आडवाणी जी से जब काम निकल गया तो उनको देख के प्रणाम नहीं करने वाला आदमी, देखने वाला, उनके बात पे कोई भरोसा कर रहा है? सरकार बैकफुट पर जा रही है क्या? सरकार बैकफुट पे गई ना, धकेल दिया ये जेनजी वाला साहब। वो खड़ा था करेजबा टान के, चढ़ गया, धकेल दिया। देखिए, अब इसको अब जब खुद प्रधानमंत्री जी आके बात कर रहे हैं तो है ना, प्रधानमंत्री जी हर बात का संज्ञान ले रहे हैं कि अगर कोई व्यवस्था में सुधार करनी है या किसी चीज़ को चेंज करना है तो वो कब और कैसे होगा। बट आई एम श्योर कि जो भी होगा बच्चों के हित को ध्यान में रखें। प्रधानमंत्री ने कल देर रात अपील की है छात्रों से कि हम कड़ा कानून बनाने जा रहे हैं। हाँ, कड़ा कानून की किसी तरह का लीकेज ना हो, ऐसा पेपर लीक ना हो, और इस तरह की कोई भी ऐसा चीज़ वो बच्चों के ऊपर कड़ा कानून थोड़ी बनाने की बात कर रहे हैं।
बच्चों के हित में कड़ा कानून बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बिहार में तो 24 में कड़ा कानून बनाया गया था, लेकिन अभी तक 27 ऐसे पेपर लीक हुए हैं जिसका अभी तक कुछ बिल्कुल यही सीखने की बात है कि जहाँ पे अगर कड़ा कानून है और उसका अनुपालन नहीं कराया जा सकता, ये सीखने की बात है। ये सबके लिए, सरकार भी इससे लगातार सीख रही है और जो हमारे बिहार के हित में और बच्चों के हित में उस पर सरकार जरूर आपको नहीं लगता है कि ये स्टेप प्रधानमंत्री जी को आज से 1.5 महीने पहले ही लेना चाहिए था? देखिए, कोई भी चीज़ का एक तरीका या टाइम होता है, तो जब लाठीचार्ज के बाद नहीं देखिए, लाठीचार्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कभी लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, मैं कब इसको बोल रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक बात सही तरीके से अगर तब पहुँच गई होती उनके पास, शायद तभी इसका स्टेप ले लिए होते। बट आई एम श्योर हम लोग को सोल्यूशन देखना चाहिए इस बात के लिए। हर बात के लिए एक ऐसा खड़ा नहीं करना है कि क्यों 1.5 महीना अब इस बात पर लड़ाई करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात सोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है, हमें इस पर ध्यान रखना। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। केंद्र के 2 मंत्री गए, लेकिन पहले जो सत्ता पक्ष में थे वो बोल रहे थे कि एजेंट है चाइना के, उसके बाद जो है खुद जाके देखिए, अब लड़वाना ही है तो हम लोग फिर क्या कहा जाए। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर एक बात सोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है, हमें सबको इसको इनकरेज करना चाहिए। बच्चों भी अपने पढ़ाई पे लौटे और जो व्यवस्था सरकार की व्यवस्था वो भी अपने विकास काम में ध्यान दे। बोल रहे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर मानेंगे उसके बाद। देखिए, ये वो नहीं बोल रहे हैं, ये कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं। देखते हैं जो बच्चों के हित में है वही किया जाएगा। ये कौन कह रहा है? पूरे टाइम तो आप ही लोग मीडिया के साथ ही हमारे साथ थे जब हम रैली में थे, तो कभी तो ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी को भड़काया, बल्कि हम लोग तो शांत करवा रहे थे। और 10,000 20,000 लोग रहेंगे, सरकार से आक्रोशित रहेंगे। अपना आक्रोश अगर भाजपा का झंडा देख के कोई निकाल रहा है तो उसके लिए हम जिम्मेदार कहाँ से हैं? हम लोग को शांत करवा रहे थे। असल में सरकार मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है और सदन में जो हम बात कहते हैं उनको बहुत बुरा लगता है। सदन में हम छात्रों के मुद्दे को उठाते हैं तो उनको बुरा लगता है। उनको लग रहा है कि इनको डरा देंगे तो आंदोलन दब जाएगा। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। आपका फोन टैप होना चाहिए, ये मांग की गई है। अब कुछ छात्र तो हो सकता है कि सरकार ने खुद भेजे हों। दिल्ली में आप सब लोग देख रहे थे कि कैसे आंदोलन शुरू हुआ और वहीं पे एक लॉरी में पत्थर भरे हुए थे, वहीं रखा हुआ था, जबकि सबको चेकिंग करके अंदर जाने दिया जा रहा था। तो सरकार मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बेबुनियादी बातें कर रही है। और जो छात्र आक्रोशित थे वो कोई प्रोफेशनल आंदोलनकारी तो हैं नहीं, हर बार तो आंदोलन करने नहीं आ रहे हैं। पहली बार आंदोलन लोग करने आए हैं, आक्रोशित थे, आक्रोश में कुछ हुआ। लेकिन आक्रोश कहाँ से जन्मा? जब गांधी मैदान में रैली शुरू होने से पहले ही छात्रों को लाठियों से बुरी तरीके से पीटा गया, वाटर कैनन चलाया गया। वहाँ से छात्रों का आक्रोश जो था वो बढ़ा। जहानाबाद की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसे कैसे देखते हैं? हवाई फायरिंग भी की गई है। संदीप सौरभ है हमारे साथ बातचीत के लिए। संदीप जी, आपके ऊपर भी FIR हुआ है, कल सदन के भीतर आपका नाम लेकर सवाल उठाया गया है। देखिए, बीजेपी चाहती है मुद्दे को डाइवर्ट करना, मुद्दा किसी तरीके से डाइवर्ट कर देना है उनको, और शायद इसीलिए अनजाने में किसी को भी वो लोग उठा ले रहे हैं, किसी को भी अरेस्ट कर ले रहे हैं। कल हमने देखा कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं उनको हॉस्टल से जाकर के उठा लिया गया। यूनिवर्सिटी के तमाम हॉस्टल्स में आतंक मचाया हुआ है। तो पुलिस दमन करके चाहेगी कि हम इसका समाधान निकाल दें, छात्रों के आंदोलन को दबा दें, तो ये कतई नहीं होने जा रहा है। जितना पुलिस का दमन बढ़ेगा, जितने छात्रों के ऊपर FIR होंगे, जितनी गिरफ्तारियां होगी, उतना ही ज़्यादा आंदोलन और ज़्यादा व्यापक होता जाएगा, क्योंकि छात्र अब डर से आगे बढ़ चुके हैं। जहानाबाद वाले मामले में नाम लिया गया था सदन के भीतर, मैं तो कही रहा हूँ, मेरा नाम लिया गया, मेरे ऊपर FIR किया गया, फर्जी FIR किया गया कि मैंने किसी का सोने का चेन खींच लिया है। हम किसी को धमकी दे रहे हैं फोन करके कि भाई केस मत करना। केस तो हम जाने तुम करोगे। हम तो आंदोलन में गए थे ये सोच करके ही कि हमारे ऊपर केस मुकदमा करेगा सरकार। इस सरकार के चरित्र को हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब ये आंदोलन नहीं रुकेगा। और मामला केवल नीट परीक्षा का नहीं, मैं कह रहा हूँ, जितने अभ्यर्थी आ रहे हैं वो केवल नीट के मामले को नहीं लेकर के आ रहे हैं। शिक्षा का जो चौपट स्थिति बिहार के अंदर है, देश के अंदर है, रोजगार का जो संकट नौजवानों के अंदर है, वो तमाम आक्रोश जो है वो इस आंदोलन के जरिए बाहर निकल रहा है। प्रधानमंत्री कल जहानाबाद में पुलिस को गोली चलानी पड़ी है, संदीप जी क्या कहिएगा? जारी कर रहा है। प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, तभी तो 1 बजे रात में लाइव आना पड़ रहा है इंस्टाग्राम पे। उनको डरे हुए हैं तभी तो आना पड़ रहा है। और रात में 1 बजे कौन झूठ बोलता है उठ के? भाई रात बजे 1 में सो करके लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कुछ बोलने जा रहे हैं और लगे झूठ बोलने। क्या बोल रहे हैं कि जितने पेपर लीक में लोग थे सब लोग जेल में हैं। कहाँ जेल में हैं? अभी तो संजीव मुखिया का बेल हुआ है, अभी तो CBI ने कुछ लोगों को क्लीन चिट दिया है। तो प्रधानमंत्री को रात में झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये तो दिन रात वाली बात हो गई।
दिन में आप बोलते ही थे, रात में बोलते। कल प्रदर्शन के दौरान जो है वो गोली चलानी पड़ी है जहानाबाद में आप लोगों ने देखा कैसे हो रहा है। अरे क्या कर रहे हैं? छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्र अपनी बात कर रहे हैं। एक धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के बजाय ये सरकार पूरे देश के छात्र नौजवानों के साथ गलत कर रही है, उनका दमन कर रही है और इस आक्रोश को और ज्यादा व्यापक बनाने की कोशिश कर रही है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी सदन के बाहर विपक्ष का जोरदार हंगामा। नमस्कार, मैं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज 24। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर का। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी सदन के भीतर और बाहर सियासी पारा 7वें आसमान पर नजर आया। विधानसभा परिसर में आज कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। महागठबंधन के तमाम विधायक हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ उग्र नारेबाजी करते हुए नजर आए। विपक्ष का मुख्य गुस्सा हाल ही में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर फूटा। विपक्षी नेताओं ने दो टूक शब्दों में कहा कि छात्रों पर इस तरह की दमनात्मक कार्रवाई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान विधायकों ने छात्रों की सभी जायज मांगों का पुरजोर समर्थन किया और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग को लेकर एक बार फिर दोहराया। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा परिसर और दिखाते हैं वो पूरा दृश्य। सवाल यह है कि 5 डिसमिल एक मिनट इनको पूछ लेना। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया, ठीक है। प्रधानमंत्री ने वीडियो रिलीज कर कहा कि हम नया कानून लाने जा रहे हैं कैबिनेट की बैठक में, और पूरा बिहार हाई अलर्ट पर है। पूरा बिहार हाई अलर्ट पर आज क्यों करने की जरूरत पड़ी? जिन लोगों ने नीट परीक्षा में पेपर लीक किया उसके ऊपर कार्रवाई कर दिए होते, बच्चों की मांग को पूरा कर दिए होते, तो 20 बच्चे अपना खुदकशी नहीं करते जिंदगी को जीने के लिए। सोनम वांगचुक उन्होंने सपोर्ट में आया था, उनके पास सरकार गई थी, मुझे मालूम है। उनके सामने 4 शर्त रखा और उनकी बात को सुन करके उन्होंने अपने अनशन को वापस लिया। उन्होंने काफी सपोर्ट किया, उनका मैं शुक्रिया करता हूं, लेकिन वो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन आज लाखों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। मोदी जी जो ट्वीट किए हैं, तो ट्वीट करने से काम चलेगा? वीडियो जारी किया उससे काम चलेगा? एसपीडी ट्रायल की बात वीडियो से होगा? कि उन बच्चों को बुला करके सीधे उनसे बात करनी चाहिए और बात करके उनसे सीधे एक डेलीगेशन लेकर के बात करके इसको कार्रवाई का आश्वासन बच्चों को सीधे देना चाहिए। बच्चे सड़क पर हैं, वो गोली खा रहे हैं। जहानाबाद में कल 50 राउंड गोली चली है। बिहार के सब जगह बच्चे आज प्रदर्शन के लिए फिर निकल रहे हैं और आज फिर प्रदर्शन जो है इस सवाल को लेकर के विधानसभा के अंदर हम लोग करेंगे। और भी सवाल है जिस सवाल को लेकर के हम खड़ा है। बिहार बंद का भी आह्वान आप लोगों ने। विपक्ष कोई मोड़ने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि प्रदर्शन को आप जान लीजिए उसको डिमोलिश करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। ये क्या है, एफआईआर करके आप दबा देंगे बच्चों की आवाज को? आप जो है जेल के अंदर डाल करके क्या जेपी आंदोलन को दबा दिया था किसी ने? आप उस रूप में समझिए। जेपी आंदोलन में भी स्कूल के बच्चे, कॉलेज के छात्र सड़क पर आए थे और इसमें भी मैं कह रहा हूं कि हर बच्चे आज सड़क पर अपने जिंदगी और अपने भविष्य के लिए, इसलिए उनके जो अभिभावक है, उनके गार्जियन है, उनके पक्ष में खड़ा होना ही चाहिए और इसलिए हम लोग खड़ा है। बिहार बंद का भी आह्वान किया गया है सरकार ने। अगर वो बिहार बंद कोई कर रहे हैं तो इसमें तो सब लोग अलग अलग भी आंदोलन कर रहे हैं, उसमें क्या कहना है? बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। राजद विधायक भाई वीरेंद्र का केंद्र सरकार पर तीखा हमला। नमस्कार, मैं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज 24। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर बेहद तीखा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी का नया मतलब निकालते हुए उसे बड़का झूठा पार्टी करार दिया है। भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार युवाओं और छात्रों से किए गए अपने तमाम वादों से पूरी तरह मुकर चुकी है, जिसकी वजह से आज देश और राज्य का युवा सड़कों पर उतरने को मजबूर है।
उन्होंने पिछले 10 वर्षों में लगातार सामने आए पेपर लीक मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि इन घटनाओं ने छात्रों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है और उनका सरकार से पूरी तरह भरोसा उठ चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि सरकार में बैठे कुछ रसूखदार लोग ऐसे मामलों के आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं। राजद विधायक ने राजधानी पटना में हाल ही में हुई घटनाओं का विरोध करते हुए पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष शांतनु शेखर की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा था कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बर्बरता की गई, उनके साथ मारपीट हुई और उन्हें देर रात गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करार देते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है, जबकि छात्र देश और समाज का भविष्य हैं और उनके साथ हो रहा यह अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए अब सुनते हैं इस पूरे मामले पर राजद विधायक भाई वीरेंद्र की तीखी बाइट। कर रहे हैं उसको लेकर कैबिनेट में भी बात करेंगे और सदन के अंदर भी बातें होंगी। देखिए माननीय प्रधानमंत्री के बारे में पहले ही मैंने कहा था कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है और हमेशा जनता से वादे करने के बाद वो मुकर जाते हैं। जनता कितना विश्वास करेगी? 10 सालों में 152 पेपर लीक हुआ है। विद्यार्थियों का, नौजवानों का, छात्रों का सब्र टूट गया और इसलिए वो रोड पर आए। रोड पर आने के बाद उनको लगने लगा कि छात्र अब आंदोलित हो रहे हैं, पूरे देश का हमारा गद्दी हिलने लगा, तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। पेपर लीक मामले में एक कौन संजीव मुखिया के क्या नाम था, उसको अरेस्ट किया गया था और उसको बरी कर दिया गया। सब लोग जानता है कि पैसा लेकर और वो पेपर लीक करवाता था और लोगों की क्लीन चिट दिया। वाह रे वाह, देश का सीबीआई और क्लीन चिट देना ये सरकार करवा रही है। और सरकार में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लोगों को नौकरी लगाने के लिए पेपर लीक करवाने का काम करते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री का अब बयान आना, अब कभी कभी हंसी आती है कि कितना झूठ बोलोगे यार, देश को कितना ठगोगे। देश की जनता ने आपको बनाया था बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई रोकने के नाम पर, और जो पैसा स्विस बैंक में जमा था उसको लाने के नाम पर, और आपने सारा स्विस बैंक का पैसा खा गया, देश में महंगाई ला दिया, देश का सारी संपत्ति को अडानी अंबानी के नाम लिख दिया। अब क्या करिएगा? और तो और पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ का अध्यक्ष है शांतनु शेखर को रात में पुलिस उठा कर ले गई, बहुत पीटा गया और उसको अंतोगत्वा जेल भेज दिया गया। ऐसे ऐसे मैंने हजारों लोग हैं जिनको लोग चिन्हित किया जा रहा है कि फलना फलना है, और जबकि वो लोग उसमें नहीं शामिल नहीं थे। आंदोलन में जरूर थे, लेकिन कहीं तोड़ फोड़ में कहीं फुटेज नहीं है उनका। और शांतनु शेखर को रात में पुलिस पीटी है और जेल भेजने का काम की है। मैं उसकी निंदा करता हूं। और ऐसे छात्रों जो देश के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। ये सरकार निकम्मी सरकार है और एनडीए की सरकार निकम्मी है जो छात्रों और नौजवान को बढ़ने नहीं देना चाहती है, इसलिए मैं उसका विरोध करता हूँ। छात्र आज भी आंदोलन की चेतावनी दी है, गोलबंद हो रहे हैं और कह रहे हैं कि सड़क पर उतरा जाएगा। देखिए 74 का आंदोलन जब हुआ था तो छात्र ही आंदोलन किए थे, और उस समय आप लोग को कल भी मैंने कहा कि कांग्रेस के शासन में आपातकाल लागू हुआ था, तो कैबिनेट में लाकर फैसला लिया गया था, और इनके यहाँ तो ऐसी आपातकाल लागू है, स्वतः आपातकाल लागू है देश में। और कोई भी आदमी
अगर उनके खिलाफ में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ में बोलता है, उसको कहीं न कहीं कर उसको जेल भिजवाने का काम। प्रधानमंत्री ने देर कर दिया, मानते हैं आप अपना वो वीडियो जारी करने में? मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री भी वीडियो जारी किए हैं तो वो छात्रों के लिए नहीं सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम अपनी गद्दी कैसे हमारी बचे, इसके लिए उन्होंने वीडियो जारी किया। डर गए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आखिर न्यूज़ 24 पर नजर हर खबर पर।